जय हिंद साथियों, मैं जय ओझा तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका द नेक्स्ट लेवल रिसर्च सेंटर के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए, हर एक परीक्षा में इससे सवाल पूछे जाते हैं। इसी चीज को ध्यान में रख के हम हर एक टॉपिक आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है बच्चे, वो है मेजर स्टैच्यूज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में जितनी भी महत्वपूर्ण मूर्तियां बनाई गई हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इन मूर्तियों को क्यों बनाया गया है, क्यों इतने पैसे खर्च किए गए हैं। भाई साहब, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, बड़े बड़े मूर्तिकार आते हैं, बड़ी बड़ी शिलाएं तोड़ी जाती हैं, काटी जाती हैं, बनाई जाती हैं। आखिर क्यों? कुछ तो उद्देश्य होगा। कुछ लोग कहते हैं ठीक है कि इसका हमें आर्थिक रूप से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, या फिर किया जाता है। जैसे कि हम लोग टूरिज्म का बढ़ावा देते हैं ना, टूरिज्म बढ़ता है, ठीक है, तो यह सिर्फ टूरिज्म के लिए मूर्तियां बनाई जाएं? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा या होना चाहिए या होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, टूरिज्म के लिए आज की डेट में बात करें, एक छोटी सी मूर्ति बना दी जाए, ठीक है, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात कर ले, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, क्या ये इतना ज्यादा रेवेन्यू दे देता है जितना हमने अनुमान लगाया था? या फिर हम बात कर लेते हैं स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की, जो कि भीमराव अंबेडकर का स्टैच्यू है, लातूर जिले महाराष्ट्र में। क्या ये इतना रेवेन्यू दे देता है? नहीं भाई साहब, मेरे हिसाब से इतनी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाती है। लेकिन हां, फिर इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका एकमात्र उद्देश्य जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि इन महापुरुषों के बारे में हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता होना चाहिए कि इन महापुरुषों ने मानवता के लिए क्या क्या किया है। यह हमारी आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए। जैसा कि आज की डेट में हम लाल किले के बारे में जानते हैं। लाल किले के बारे में क्यों जानते हैं? लाल किला किसने बनाया था, हम कैसे पता लगता है? क्योंकि लाल किला आज की डेट में है, हम वहां घूमने जाते हैं तो उसका इतिहास हम जानते हैं, उसके बारे में हमें पता होता है। इसी तरीके के जिन महाशय की मूर्ति होगी, जिस महापुरुष की जो मूर्ति होगी, उसके बारे में हम जानेंगे अगर हम वहां पे विजिट करते हैं, घूमेंगे, पढ़ेंगे तो। जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये सारे महापुरुषों की जो स्टैच्यू हैं, मूर्तियां हैं, इन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा। किसके जरिए? मूर्तियों के जरिए। तो इन मूर्तियों का एक उद्देश्य यह होता है कि हमारी आने वाली जनरेशन को इन महापुरुषों के महान कार्यों के बारे में बताया जाए कि इन्होंने मानवता के लिए क्या क्या किया है। तो इसी क्रम को शुरुआत करते हैं भाई साहब, ठीक है। देखते हैं हमारा जो पहला मूर्ति आती है, पहला स्टैच्यू आता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी कि एकता की मूर्ति। हम सभी को पता है भाई साहब, ठीक है, एकता की मूर्ति। एकता के कौन एकता लेके आया था भारत में, यानी भारत को किसने एकत्रित किया था, भारत के नक्शे में शामिल कर दिया था, उस महापुरुष का क्या नाम था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, इसे ही हम लोग, ठीक है, एकता की मूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? एकता की मूर्ति कहते हैं। क्लियर है? अब एकता की मूर्ति क्यों कहते हैं? जब हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो यहां पे एक्ट ऑफ पैरामाउंसी खत्म हो गई थी। तो अंग्रेजों ने 3 ऑप्शन दिए थे, या तो आप लोग पाकिस्तान में चले जाओ, सारे रजवाड़ों को, या तो आप लोग पाकिस्तान में चले जाओ, या तो आप लोग हिंदुस्तान में चले जाओ, या तो आप लोग इंडिपेंडेंट अपना खुद का देश बना सकते हो। तो यहां पे बहुत सारे ऐसे रजवाड़े थे, जैसा कि हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, इस तरीके के हैदराबाद जो रजवाड़े थे, उन्होंने ये सोचा कि ना हम इंडिया में जाएंगे ना हम पाकिस्तान में जाएंगे, हम क्या करेंगे? इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो यहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें ऐसे ही नहीं लौह पुरुष कहा जाता भाई साहब, ठीक है, सही में इनके डिसीजन में वो लोहे की मजबूती है, इसीलिए इनको लौह पुरुष कहा जाता है। मानते हैं आप लोग? तो इन्होंने क्या किया था? पूरे भारत को एक धागे में बांध दिया था, यानी कि हैदराबाद पे ऑपरेशन पोलो इन्होंने ही चलाया था। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए चलाया था। और उसके बाद जूनागढ़ की बात करें भाई साहब, तो 1948 में जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था। पाकिस्तान के जबड़े से जूनागढ़ को छीन के लेकर आया था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंडिया का हिस्सा बना दिया था। आप समझ सकते हैं भारत की एकता के लिए इन्होंने कितने बड़े बड़े कदम उठाए थे। दुर्भाग्यवश ये ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते हैं आजादी के, इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन हां, मेरा ये मानना है अगर ये और जिंदा रहते, यानी अपनी ये प्राकृतिक मृत्यु होती इनकी, यानी कि अपना जीवन जी के जाते, तो आज भारत का वर्तमान कुछ और ही होता। इतने बड़े बड़े डिसीजन लिए थे, इसीलिए इनको हम लोग लौह पुरुष का नाम देते हैं। और जो इनका स्टैच्यू है, इसको हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं, यानी कि एकता की मूर्ति कहते हैं।
अब समझ में आया एकता की मूर्ति क्यों कहते हैं। चलिए अब इस स्टैच्यू के बारे में देखते हैं, ये स्टैच्यू क्या बताता है हमें और स्टैच्यू में हमें और भी क्या क्या चीजें मिलती हैं। एक एक पॉइंट ध्यान से रखेंगे आप लोग, मैंने लोकेशन वाइज किस मटेरियल से बनाया गया है, हर तरीके की चीजें आपको यहां पे बताई हुई हैं। सबसे पहले इसका लोकेशन कहां है, तो जाहिर सी बात है भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल है तो गुजरात, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो गुजरात में एक गांव है केवडिया, क्या गांव है, केवडिया। केवडिया यहां पे देखिए केवडिया गांव है, केवडिया, ठीक है। केवडिया गांव के पास नर्मदा नदी पर इसको बनाया गया है, याद रखेगा नाम, ठीक है। गुजरात तो आपको याद रहेगा मुझे पता है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी काफी प्रसिद्ध है तो इसका नाम भी आपको याद रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो नाम क्या याद रखना है, कौन सा गांव है, तो केवडिया गांव है। किस नदी के किनारे, तो नर्मदा नदी के किनारे। क्लियर है पॉइंट। यहां पे आगे बढ़ते हैं, किसको समर्पित है, तो यहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। ये हमारे पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। हमारी आज की जनरेशन को इस आयरन मैन के बारे में जानने की जरूरत है, ना कि उस आयरन मैन के बारे में जानने की जरूरत है। टोनी स्टार्क की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन हमारी आज की जनरेशन इनके बारे में कम बात करती है, उस टोनी स्टार्क आयरन मैन के बारे में ज्यादा बात करती है। यही वजह है कि ऐसे स्टैच्यू बनाए जाते हैं ताकि आपको इस लौह पुरुष के बारे में पता चले जो वास्तव में लौह पुरुष डिजर्व करता है बनना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी जो हाइट है वो 182 मीटर की है, यानी कि 597 फीट की इनकी हाइट है, और ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यूज में से, मूर्तियों में से एक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और आपके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है। चलिए अब देखते हैं इनॉग्रेशन की बात करते हैं, यानी इनका उद्घाटन की बात करते हैं, ठीक है। तो इनका उद्घाटन जो है, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अच्छा एक और चीज, जितनी भी मूर्तियां बनेंगी ना, मतलब 2014 के बाद, उसमें मैक्सिमम का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ही करेंगे, ठीक है। कुछ का उद्घाटन ये वर्चुअल पॉइंट से करेंगे, यानी कि दूर रह के रिमोट कंट्रोल से कर लेंगे, जो कोविड के टाइम वगैरह की मैं बात करूंगा, ठीक है। कुछ का वहां पे जाके इन्होंने अनावरण किया है, यानी कि उद्घाटन किया है, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इनकी 143वीं 143 जयंती के अवसर पर किया गया था, याद रखिएगा, और 2018 में किया गया था, ठीक है। यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किसने किया था, नरेंद्र मोदी ने किया था, 2018 में किया था। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और कौन सी जयंती पर, तो 143rd, यानी कि 143वीं। क्लियर है पॉइंट यहां पे। इसको बनाने में 33 महीने लगे भाई साहब, 33 महीने, ठीक है। आप देख सकते हो कितनी ऊंची मूर्ति है, 33 महीने लगे हैं। अब इस मूर्ति को किस कंपनी ने बनाया था, देखिए डिजाइनर अलग होता है, मैं फिर बता रहा हूं, पिछले लेक्चर में भी बताया था, डिजाइनर अलग होता है, बनाने वाला जो बंदा है ना वो अलग होगा। लेकिन कुछ कंपनी होगी ना जो क्रेन व्रेन, अब इतनी बड़ी जो मूर्ति है वो ऐसे तो नहीं बन जाएगी ना कि हाथ से पत्थर लेके टांग दे, नहीं, बड़ी बड़ी क्रेनें आएंगी, तो बड़ी बड़ी कंपनियों को इसका टेंडर दिए जाते हैं। तो किस कंपनी को इसका टेंडर मिला था, वो था लार्सन एंड टर्बो। लार्सन एंड जो टर्बो कंपनी है, उस कंपनी ने ये मूर्ति बनाई थी, और इसमें तकरीबन खर्चा आया था, ठीक है, तो 2969, ठीक है, 2969 करोड़ तकरीबन इसमें खर्चा आया था, ठीक है। 69 नहीं, सॉरी 79, ठीक है। ये आपका खर्चा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये आप देखिएगा खर्चा इतना आपको देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लार्सन टर्बो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ये आपको बता दिया है खर्चा मैंने, यानी कि तकरीबन $430 मिलियन की हम बात कर रहे हैं, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब देखते हैं आगे पॉइंट आपके लिए क्या है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, यानी कि यहां से एक बार अगर सवाल आ गया ना भाई साहब तो सवाल छूटेगा नहीं, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए अब इनका जो डिजाइन है, ठीक है, डिजाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि और भी मूर्तियां इनके द्वारा बनाई गई हैं, इसलिए नाम प्रॉपर याद रखिएगा। जो इनका डिजाइन है, ठीक है, इनका डिजाइन है ना आरवी सुतार ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आरवी सुतार, यानी कि राम वी सुतार, आरवी सुतार ने इनका डिजाइन किया था। ये याद रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं, आरवी सुतार, ठीक है। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, टूरिस्ट अट्रैक्शन, ठीक है, टूरिस्ट अट्रैक्शन। यहां पे 153 मीटर कि जो एक चबूतरा टाइप का है, ठीक है, मतलब उसके ऊपर इसको बनाया गया है, तो दूर से ही दिखता है भाई साहब, दूर से ही दिखता है, और बहुत ही भव्य दृश्य आता है, जिसके लिए टूरिस्ट यहां पे काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है।
आगे देखते हैं इसका महत्व क्या है, यह स्टैच्यू क्यों बनाया गया है। तो मैंने आपको बता दिया है, यहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने हमारे भारत को एक सूत्र में बांध दिया था, उसकी उनके इस महत्व को आने वाली जनरेशन तक पहुंचाने के लिए यह स्टैच्यू बनाया गया है। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, देखिए जो नाम बदलने का जो एक क्रम चला आ रहा है भारत में, मतलब काफी 7-8 साल से बहुत सारे जगहों के नाम बदले जा रहे हैं। तो यहां पे जो केवड़िया, मैंने आपको क्या बताया था, केवड़िया था ना जगह का नाम, तो जो केवड़िया जगह है, गांव है, उसका रेलवे स्टेशन का नाम था केवड़िया रेलवे स्टेशन। तो ये केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के भाई साहब एकता नगर कर दिया गया है, एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यानी कि कहीं पे आपको केवड़िया ना लिख के एकता नगर आ रहा है तो कंफ्यूजन में नहीं आना है, क्योंकि एकता नगर और केवड़िया दोनों एक ही जगह का नाम है, एक ही रेलवे स्टेशन का नाम है। क्लियर पॉइंट यहां पे। चलिए आगे देखते हैं और भी क्या क्या चीज आपके लिए है, चलिए ये देख लेते हैं। उसके बाद आगे आता है हमारे पास अगला जो स्टैच्यू, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि की मूर्ति। समृद्धि का मतलब क्या होता है भाई साहब, तरक्की, दौलत वौलत सब कुछ बढ़ देना, यही तो समृद्धि होती है। देखिए यहां पे जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी था, तो एकता की मूर्ति क्यों कहा गया था, क्योंकि उन्होंने पूरे भारत को एक कर दिया था, इसीलिए कहा गया था ना। तो यहां पे समृद्धि की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने ऐसा क्या किया था, ये किसकी मूर्ति है, सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये जो मूर्ति है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समृद्धि की मूर्ति दिख रहे। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य के एक शासक हुआ करते थे। ठीक है, इनको केम्पे गौड़ा के नाम से जानते थे। क्या, कैंपे गौड़ा के नाम जानते थे। क्लियर पॉइंट यहां पे, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद लेकिन पहले थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं। ठीक है, नाद प्रभु, क्या नाम था इनका, नाद प्रभु कैंपे गौड़ा। ठीक है, क्या नाम था, कैंपे गौड़ा इनका नाम था, नाद प्रभु कैंपे गौड़ा। क्लियर है। अब देखिए कहा जाता है कि नाद प्रभु कैंपे गौड़ा जो हुआ करते थे, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे। इन्होंने बेंगलोर शहर बसाया था, जो आज की डेट का बेंगलुरु है। ठीक है, उस टाइम बेंगलोर हुआ करता था। बेंगलोर ऐसे ही था, एक वीरान सा शहर था। शहर तो खैर क्या ही बोले उसको उस वक्त का, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब देखो, इसको हम शहर बनाएंगे, बहुत बढ़िया और बहुत विशाल शहर बनाएंगे। तो इन्होंने 1000 से ज्यादा छोटे छोटे वहां पे तालाब बनवाए। 1000 से ज्यादा, आप समझ सकते हो, 1000 से ज्यादा। ठीक है, रोड बनवाए, नालियां बनवाई, जंगल बनवाए, पार्क बनवाए। ठीक है, बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई, और वहां पे बेंगलोर शहर को इतना खूबसूरत बसाया इन्होंने, इतना खूबसूरत कि आज भी आप जाके उस वक्त के कलाकृतियों की निशानियां आज भी देख सकते हैं। बेंगलोर इतना बढ़िया बनाया था उन्होंने। क्लियर पॉइंट। क्या नाम था इनका, नाद प्रभु कैंपे गौड़ा। तो ये जो मूर्ति है, सीधी सी बात है, कहां पे होगी, बेंगलोर में होगी। ठीक है, याद रखिएगा कहां पे होगी, ठीक है, बेंगलोर में होगी। मैं बेंगलोर ही लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम का बेंगलोर ही था, ये आज का बेंगलुरु है। ठीक है, आज का बेंगलुरु है। तो ये बेंगलुरु यानी कि बेंगलोर में इसको स्थापित किया गया है। लेकिन बेंगलोर में कहां पे स्थापित किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो बेंगलोर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, बेंगलोर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, उसके बगल में एक पार्क बनाया गया है। ठीक है, सेंट्रल पार्क बनाया गया है। अब मजेदार बात क्या है मालूम, जो सेंट्रल पार्क बनाया गया है ना, इसके अंदर जो मिट्टी आई है ना भाई साहब, वो मिट्टी, जितने तालाब इन्होंने खुदवाए थे ना, उन तालाबों से मिट्टी आई है। इसका दो फायदे हैं। पहली बात कि हमें मिट्टी कहीं और से जमीन खोद के लाने की जरूरत नहीं पड़ी, और दूसरी बात क्या है, हम तालाब से अगर मिट्टी लेके आते हैं तो तालाब में पानी स्टोर करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगी सारे तालाबों में, और हमें मिट्टी भी मिल गई। तो उसी मिट्टी से सेंट्रल पार्क को बनाया गया है, जो कि बेंगलोर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साइड में बनाया गया है। क्लियर है पॉइंट, यहां तक याद रखेगा। और साथ ही साथ में बेंगलोर इंटरनेशनल हवाई अड्डे का नाम बदल के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। यानी कि उस हवाई अड्डे का नाम भी बदल दिया गया है किनके नाम पे, इनके नाम पे। नाम क्या है, नाद प्रभु कैंपेगौड़ा। आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्यों बेंगलोर को ही चुना गया था इनकी मूर्ति के लिए, इनकी स्टैच्यू के लिए। चलिए अब देखते हैं यहां पे आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन क्या है। स्थान की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्थान कहां पे है भाई साहब, कर्नाटक के बेंगलुरु के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पे। मैं आपको बता चुका हूं
किसको समर्पित है ये? संस्थापक नाद, बेंगलोर के संस्थापक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा को समर्पित है। ये पॉइंट भी मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे देखते हैं और भी चीजें क्या है। याद रखिएगा किसी भी स्टैच्यू की हाइट इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस मटेरियल से बना है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसने बनाया है ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं सबसे पहले इनकी हाइट क्या है। ठीक है, तो इनकी हाइट जो रहने वाली है भाई साहब, ठीक है, वो 108 फीट रहने वाली है। एक तो याद रखिएगा फीट में अलग होगा और मीटर में अलग होगा। ठीक है, डेफिनेटली जो दोनों की दोनों मेजरमेंट है अलग अलग होंगे ना, तो फीट में भी पूछा जा सकता है, मीटर में भी पूछा जा सकता है। तो जो 108 फीट ऊंचा इनकी हाइट होगी और 33 फीट ऊंचाई है इनकी। क्लियर पॉइंट? यहां पे 33 फीट मीटर में, सॉरी 33 फीट नहीं, 33 मीटर है और 108 फीट इनकी ऊंचाई है। मीटर में 33 और फीट में 108। क्लियर पॉइंट? यहां पे इनॉग्रेशन फिर से हमारे प्रधानमंत्री साहब आ जाएंगे यहां पे। ठीक है, 2022 में फिर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, इनका इनॉग्रेशन करेंगे। क्लियर पॉइंट? यानी कि मैंने क्या बताया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी इनॉग्रेशन इन्होंने ही किया था। ठीक है, और यहां पे स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का इनॉग्रेशन भी इन्होंने ही किया था। क्लियर पॉइंट? यहां पे अब देखते हैं इसका जो निर्माण था। निर्माण में मैंने आपको एक नाम बताया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में, क्या? आरवी सुत्तार। उन्होंने, आरवी सुत्तार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई थी ना भाई साहब, डिजाइन किया था। सेम वही मनुष्य है, वही इंसान है जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि की मूर्ति का भी डिजाइन तैयार किया था। तो नाम आप लोग याद रखेंगे, आरवी सुत्तार, राम वी सुत्तार। क्लियर है पॉइंट? यहां पे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पूरा पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। क्लियर पॉइंट? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए भी वही जिम्मेदार है। मैंने यहां पे पूरा इसलिए लिख दिया है ताकि आपको सारी चीजें कनेक्ट हो जाए माइंड में। ठीक है, तकरीबन 85 करोड़ रुपए यहां पे खर्च किया गया था। तो ये आपका स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि के स्टैच्यू के बारे में सारी बात हो रही है। याद रखिएगा नाम केम्पेगौड़ा, मैं बार बार बता रहा हूं। ठीक है, नाद प्रभु केम्पेगौड़ा जो विजयनगर शासन, विजयनगर साम्राज्य के एक शासक हुआ करते थे। चलिए अब देखते हैं आगे और चीज। डिजाइन में आपको इनका बहुत बता चुका हूं किसने डिजाइन किया था, लेकिन ठीक है किस किस मटेरियल से बना है ये सारी चीज आप लोग देखेंगे। ठीक है, ये जो कांस्य से बनी हुई है, ठीक है, कांस्य से बनी हुई है और इसमें केम्पेगौड़ा को पारंपरिक पोशाक में तलवार पकड़े हुए दिखाया गया है। जाहिर सी बात है हमारे यहाँ राजा महाराजा को तलवार पकड़े दिखाया जाता है, तो यहां पर भी आपको वही दिखाया जाएगा। ठीक है, और ये कौन हुआ करते थे? ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के 16वीं सेंचुरी में एक शासक हुआ करते थे। टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात करते हैं, देखो इसको एक तो ऐसी जगह पे बनाया गया ना कि टूरिज्म अपने आप ही आ जाएगा। भाई कोई भी, जैसे मान लो कोई भी फॉरेनर, ठीक है, यहां पे उतरता है बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो देखेगा ना यार स्टैच्यू है। अगर कोई मान लो कहीं पर भी उतरने की बात कर रहा है, तो अगर वो बेंगलोर में उतर रहा है तो यहां पे जाएगा। जाहिर सी बात है अगर मैं भी किसी शहर में जा रहा हूं तो वो स्टैच्यू अपने आप देख लूंगा। जैसे मैं अभी ओमकारेश्वर गया था, गया किस लिए था? ताकि ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन वहां पे लगे हाथ मैंने क्या घूम लिया? स्टैच्यू ऑफ वननेस, आदि शंकराचार्य का स्टैच्यू वहीं पे बना हुआ है। वैसे ही यहां पे उस एयरपोर्ट पे आने जाने वाले हर इंसान इसको विजिट करेगा ही करेगा, ऐसी जगह पे बनाया गया है। तो यहां पे टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहां पे केम्पेगौड़ा की लीगेसी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, उनकी विरासत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपके पास आता है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान की प्रतिमा की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछता हूं, ठीक है, कि भारत में ज्ञान यानी ज्ञान फैलाने में सबसे ज्यादा किसका योगदान रहा है? देखो मैं किसी एक को तो फेवर नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पे समय समय पे अलग अलग लोग आए हैं जिन्होंने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश किया है भारत में। कुछ लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दिया है, कुछ लोगों ने भारत को इंपॉर्टेंस दिया, भारतीय शिक्षा प्रणाली को इंपॉर्टेंस दिया है, कुछ लोगों ने संस्कृत में शिक्षा को इंपॉर्टेंस दिया। तो अलग अलग समय पे अलग अलग लोग आते रहे, लेकिन इन सब के बाद एक ऐसा व्यक्ति भी आया था जिसने हमारे एजुकेशन सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। इतने बड़े बड़े इंपैक्ट, इतने बड़े बड़े असर छोड़े थे, जिनका नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मेरा तो यह मानना है कि आज की डेट में अगर हमारी बहनों का, हमारी माताओं का, यानी समाज की महिलाओं का अगर अच्छी दशा है तो इन्हीं की वजह से है। इन्होंने ऐसे ऐसे कदम उठाए थे समाज में भलाई फैलाने के लिए, समाज की भलाई करने के लिए, जिसको आप लोग अभी थोड़ी देर में देखने वाले हो। क्लियर पॉइंट? इसीलिए हम इनको स्टैच्यू ऑफ नॉलेज बोलते हैं।
बहुत सारे स्टैच्यू आप लोग देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, इनके अंबेडकर जी के बहुत सारे स्टैच्यू, ठीक है, लेकिन ये जो स्टैच्यू है ये सिटिंग पोस्चर में है, याद रखिएगा, ये देखिए सिटिंग पोस्चर में, इसलिए मैंने स्टैच्यू का तस्वीर आपको लगा के दे दिया है। क्लियर है पॉइंट? ये कहां पे है? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र का लातूर जिला है। महाराष्ट्र का कौन सा जिला है? लातूर जिला है, लातूर जिला, ठीक है। कहां पे भाई साहब? तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। 2022 में इसका अनावरण किया गया था, 2022 में इसे मतलब अनावरण यानी कि इनॉग्रेशन किया गया था इसका। क्लियर पॉइंट यहां पे? अब देखिए, डेडिकेटेड टू, किसको डेडिकेटेड है भाई साहब? ठीक है, ये हमारा संविधान लिखने वाले जो मनुष्य थे, संविधान लिखने वाले व्यक्ति थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। यानी प्रतिमा भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार और सामाजिक न्याय और शिक्षा के प्रणेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित है, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहां पे समाज में इनको शिक्षा के लिए ही जाना जाता है, शिक्षा के लिए, यानी कि देखा जाता है। और एक और चीज इनके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आज की डेट में रिजर्वेशन चला आ रहा है ना, हमारे संविधान में रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट भी यही लेके आए थे। वो बात अलग है कि इन्होंने सिर्फ 10 साल के लिए रिजर्वेशन अलाउ किया था, लेकिन वो सिस्टम चला ही आ रहा है आज की डेट में भी, वो सिस्टम यही लेके आए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अब जान लेते हैं स्टैच्यू के बारे में। ये तो भीमराव अंबेडकर जी के बारे में था। तो ये जो स्टैच्यू की जो हाइट है वो रहने वाली है आपकी 72 फीट। क्लियर पॉइंट? 72 फीट इसकी हाइट रहने वाली है, यानी कि तकरीबन 22 मीटर की इसकी ऊंचाई आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। इनॉग्रेशन जो इसका अनावरण किया गया था 2022 में किया गया था, ठीक है। निर्माण प्रतिमा का निर्माण महाराष्ट्र के लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था। सीधी सी बात है, हर एक राज्य का, हर एक डिस्ट्रिक्ट का सेम ही होता है, ठीक है, बस नाम बदल जाता है। क्लियर पॉइंट यहां पे, ठीक है। विस्तृत शिल्प कौशल पर ध्यान केंद्रित किया गया, यानी कि इसको अच्छे से बनाया गया है, ठीक है। इसका जो शिल्प कौशल दिखाने की कोशिश की गई, वो तो हर एक मूर्ति में दिखाने की कोशिश की जाती है, ये आप लोग पॉइंट याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। अब देखिए डिजाइन की बात करें तो यहां पे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। डिजाइन याद रखेगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसने? आरवी सुतार ने। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी किसने? आरवी सुतार ने। ये नाम आप याद रखेगा, आगे भी आपको कई जगह पे देखने के लिए मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इन स्लाइड्स में उनका नाम अभी नहीं आएगा, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब देखिए जो ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्टैच्यू है, ठीक है। डिजाइन, प्रतिमा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुस्तक पकड़े हुए दिखाया गया है। यही नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जहां पर भी आप देखेंगे ना, तो एक हाथ में ऐसे पुस्तक और एक हाथ में इस तरीके से स्टैच्यू आपको दिखाई देगा। लेकिन क्या है, सिटिंग पोस्चर में है, यानी कि बैठे हुए हैं, तो यहां पे हाथ तो इनके ऊंचे नहीं है, लेकिन हाँ पुस्तक जरूर दिखाई देगी। क्लियर पॉइंट यहां पे? पुस्तक इसलिए क्योंकि इन्होंने भाई एजुकेशन सिस्टम को मॉडिफाई किया था, भारत में शिक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। यानी शिक्षा को तो दिया ही था, और किसकी शिक्षा को? तो महिलाओं की शिक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था, और डिप्रेस्ड क्लासेस को, जिनको आज की डेट में हम लोग रिजर्व कैटेगरी बोलते हैं ना, ठीक है, उनकी दशा को सुधारने के लिए इन्होंने शिक्षा को बहुत ज्यादा प्रमोट किया था। चलिए आगे बताते हैं। पर्यटक की बात करें ना, यहां पे जो टूरिज्म है, डेफिनेटली देखिए टूरिज्म आता है, बहुत ज्यादा तो नहीं भी आएगा, लेकिन टूरिज्म थोड़ा बहुत तो आता है, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा टूरिस्ट केंद्र नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होने के बावजूद भी एटलीस्ट इतना तो आता है कि यहां पे सरकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहां पे शैक्षणिक स्थल के रूप में जाना जाने लग गया, किसको? लातूर को, क्योंकि यहां पे ये मूर्ति क्या दिखाती है? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। क्लियर पॉइंट यहां पे? चलिए आगे देखते हैं और आपके लिए क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए अगला आता है स्टैच्यू ऑफ पीस, यानी शांति की प्रतिमा, ठीक है। हर किसी को शांति की खोज रहती है ना, ठीक है। सर्च ऑफ पीस में हर कोई आज की डेट में लगा हुआ है। जो हमारा आज जैसा परिवेश है, जैसा वातावरण है, ठीक है, सब कुछ हो जाने के बावजूद भी दिमाग में बहुत हलचली मची रहती है, ठीक है। तो यहां पे उसी शांति की खोज में बहुत सारे लोग लगे रहते हैं। तो यहां पे ध्यान केंद्रित किया जाता है ना, ठीक है। ध्यान यानी कि आंखें बंद करके हम लोग ध्यान में लगे रहते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। क्यों? इन सर्च ऑफ पीस, शांति की तलाश में। तो वही सारी चीजें आपको मैसेज यहां पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ पीस यानी शांति की प्रतिमा में। क्लियर पॉइंट यहां पे? अब देखिए लोकेशन कहां पे है, ठीक है, पाली, जो पाली जिला है राजस्थान में, ये लोकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर पॉइंट यहां पे? पाली राजस्थान में है क्या? स्टैच्यू ऑफ पीस। अब दूसरा पॉइंट, किसके लिए यानी कि किसको डेडिकेटेड है मूर्ति? तो ठीक है, लेकिन ये मूर्ति है किसकी? डेडिकेटेड किसके लिए? ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी, याद रखेगा इनका नाम क्या है? विजय वल्लभ सुरीश्वर। जैनाचार्य तो इसलिए लगाया गया कि वो जैनों के आचार्य हैं। क्लियर है पॉइंट? जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज को समर्पित है, ठीक है, जो एक सदैव जैन भिक्षु और
आध्यात्मिक नेता थे। जैन भिक्षु का मतलब क्या है, जाहिर सी बात है जैनाचार्य से आपको समझ में ही आया होगा, ठीक है। और ये क्या करते थे, जो महावीर जी थे ना उनकी टीचिंग्स को आगे बढ़ाते थे, ठीक है। जो जैन में थे ना महावीर जी, उनकी टीचिंग, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाते थे, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण रहा है इनका योगदान हमारे समाज में। चलिए आगे देखते हैं। हाइट कितनी है इनकी, हाइट बहुत ही कम है लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। अब देखिए 151 इंच, 151 इंच यानी कि तकरीबन 12.5 फीट। अरे इससे ज्यादा तो हर एक शहर में मूर्तियां मिल जाएंगी। हमारे गांव में ऐसी ऐसी मूर्तियां हैं जो कि इससे ऊंची हैं, फिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, क्यों ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए इसका जो अनावरण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था 2020 में। तब कोरोना आ चुका था, तो कोरोना आ जाने की वजह से, ठीक है, इसका वर्चुअल इनॉग्रेशन हुआ था। वर्चुअल इनॉग्रेशन का मतलब क्या है कि इस जगह पे गए बिना रिमोट कंट्रोल से इंटरनेट के माध्यम से इसको इनॉग्रेट किया गया था। यानी कि यहां पे रिमोट दबाया और वहां पे पर्दा खुल गया, ठीक है। ये किसने किया था, नरेंद्र मोदी ने ही किया था 2020 में, 16 नवंबर 2020 में। तब तक कोरोना चल रहा था, आप सभी को पता है चरम सीमा पे था कोरोना, दहशत में था पूरा देश, उस वक्त की बात कर रहे हैं। पहला तो पॉइंट ये है कि इसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी ने किया था, वर्चुअल किया था, इसलिए इसके थोड़ा अलग सा पॉइंट है ना, इसलिए इसके एग्जाम में आने के चांसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये बना किस चीज से है, बना किस चीज से है, तो ये अष्ट धातु से बना हुआ है, अष्ट धातु से बना हुआ है, यानी कि 8 हाई क्वालिटी के मेटल्स का जो मिश्रण होता है ना उससे बना हुआ है। याद रखेगा अष्ट धातु से कौन सी मूर्ति बनाई गई है, तो अष्ट धातु से यहां पे आपका स्टैच्यू ऑफ पीस बनाया गया है। क्लियर है पॉइंट यहां पे। आगे देखते हैं। इनॉग्रेशन में आपको बता चुका हूं इसका महत्व क्या है, क्यों बनाया गया है। जो हमारे श्री जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी हैं, ठीक है, ये किस चीज को प्रमोट करते थे, तो यहां पे समाज में एकता को प्रमोट करते थे, समाज में एकता को प्रमोट करते थे। इनका यह मानना था कि समाज में जब एकता आएगी तो जाहिर सी बात है यार, हर कोई प्रेम से रहेगा, प्यार मोहब्बत से रहेगा, नफरत कम होगी, तो समाज में अपना आप शांति बड़ी रहेगी, ठीक है। तो ये एकता को प्रमोट करते थे, ठीक है, अहिंसा को प्रमोट करते थे, शांति फैलाना चाहते थे, ये करुणा को फैलाना चाहते हैं, यानी बहुत ही इनके दिल में करुणा हुआ करती थी। ये सारी की सारी चीजों को ध्यान में रख के इस मूर्ति को बनाया गया है। क्लियर पॉइंट यहां पे। तो नाम याद रखिएगा, नाम क्या है, ठीक है, विजय वल्लभ सुरीश्वर जी, और स्टैच्यू का नाम क्या है, स्टैच्यू ऑफ पीस। क्लियर पॉइंट यहां पे। चलिए आगे देखते हैं और भी चीजें क्या है। डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो जो आपका डिजाइन है वो क्या कह रहा है, ठीक है। प्रतिमा में जैनाचार्य को ध्यान और शांति मुद्रा में दिखाया गया है। जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, ध्यान क्या करता है, अब ध्यान करते हैं ना तो अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमारा दिमाग जब हमारे कंट्रोल में रहेगा ना तो इधर उधर नहीं भटकेगा, तो जाहिर सी बात है हमारा दिमाग शांति में आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। अब देखिए कहां की बात कर रहे हैं, ठीक है, कहां पे, तो जैतपुर, ठीक है, क्या है ये, जैतपुर राजस्थान में है, एकदम लोकल जगह, ठीक है। उसमें पाली, ठीक है, पाली राजस्थान में, यानी कि पाली के जैतपुर में इस मूर्ति को स्थापित किया गया है। क्लियर पॉइंट यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और कहां पे, विजय वल्लभ साधना केंद्र, विजय वल्लभ साधना केंद्र, यानी कि हर एक जो गुरु होते हैं ना उनका एक मठ होता है, तो एक तरीके का जैनों का मठ है ये, यहां पे रहा करते थे, ठीक है। कौन, वल्लभ जी, मतलब सुरेश्वर वल्लभ जी यहीं पे रहा करते थे। तो वहीं पे ही इनकी टीचिंग्स को, ठीक है, इनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए यहीं पे उनकी मूर्ति को इंस्टॉल किया गया है। क्लियर पॉइंट यहां पे। चलिए आगे देखते हैं। टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात करते हैं। जाहिर सी बात है यहां पे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो भी चीज धर्म से जुड़ी होती है ना, जो भी चीज धर्म से जुड़ी होती है वहां पे टूरिस्ट अपने आप जाते हैं। यहां पे हमारा एक छोटा सा मंदिर है ना, छोटा सा मंदिर, वो आस्था दिखाता है, तो वहां पे जाहिर सी बात है टूरिस्ट जाएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा ही बढ़ेगा, टूरिस्ट हमेशा जाएंगे। तो ये टूरिस्ट का जो एक बहुत ही बड़ा आकर्षण का केंद्र है, जहां पे जैन लोग बहुत ज्यादा जाते हैं। और देखिए टूरिज्म क्या है ना, टूरिज्म को आप सिर्फ इस तरीके से मत देखिए कि हम घूमने फिरने चले गए। टूरिज्म से बहुत सारे फायदे हैं, हमारे इकोनॉमी को कितना फायदा ये देखिए ना। आप कहीं पे घूमने फिरने जाते हो तो चने बेचने वाला है, भुट्टे बेचने वाला, आइसक्रीम बेचने वाला, पानी बेचने वाला है, गोलगप्पे बेचने वाला है, ठीक है। आप सब इनसे खरीदते हो तो इकोनॉमी को कितना बढ़ावा मिलता है, ये सबकी इनकम है ना भाई साहब, यानी पैसा सर्कुलेट होता है ना। तो ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है किसी भी टूरिज्म केंद्र का। क्लियर पॉइंट यहां पे। चलिए कल्चरल इंपैक्ट में आपको बता दूं, कल्चरल इंपैक्ट में आप यही देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या बढ़ाने की कोशिश की थी, ठीक है। शांति, अहिंसा, आध्यात्मिक श्रद्धा, ये सब कुछ इन्होंने बढ़ाने की कोशिश की थी, इसीलिए इनकी मूर्ति को, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ पीस कहा जाता है। क्लियर पॉइंट।
अगला आता है, ठीक है, समानता की प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनके बारे में ध्यान से सुनेंगे आप लोग। क्लियर पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी यानी कि समानता की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, आगे समानता की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 1 मिनट थोड़ा कुछ, चलिए ओके, ठीक है, समानता की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये किन के बारे में बताएगा, ये किन के बारे में बताया गया है, यानी ये जो आपका मूर्ति है ये क्या बताएगा कि समाज में, ठीक है, समाज में समानता होनी चाहिए। समाज में समानता का मतलब क्या है, इक्वालिटी होनी चाहिए। देखिए इक्वालिटी एक ऐसी चीज है, समानता एक ऐसी चीज है जो अगर समाज में आ गई तो उस समाज में कोई दुख नहीं रहेगा, उस समाज में कभी हिंसा नहीं होगा, उस समाज में कोई दुख ही नहीं रहेगा अगर बराबरी हो गई तो, इक्वालिटी आ गई तो। क्लियर है पॉइंट। आप यहां पे देख सकते हैं सिटिंग पोस्चर मूर्ति है, याद रखेगा एक तो आप लोग सिटिंग की बात करें या फिर स्टैंडिंग पोस्चर में, पोस्चर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है पॉइंट यहां पे। चलिए अब देखते हैं क्या है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। भारत में एक प्रभावशाली आध्यात्मिक नेता को समर्पित एक उल्लेखनीय स्मारक है। इसके बारे में सारे फैक्ट्स हम आपको बता रहे हैं। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं इनके बारे में सारी चीजें, लोकेशन देखेंगे, किसको डेडिकेटेड है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ये एक वैष्णव संत हुआ करते थे, ठीक है, वैष्णव संत हुआ करते थे, ठीक है। कब? 11वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। नाम क्या है इनका, ठीक है, रामानुजाचार्य। क्लियर पॉइंट। यानी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है, समानता की मूर्ति जो है वो रामानुजाचार्य को डेडिकेटेड है। ये एक वैष्णव संत हुआ करते थे। कौन? ये वैष्णव संत हुआ करते थे, वैष्णव संत हुआ करते थे, संत हुआ करते थे। कब? 11वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। और इनकी 1000वीं वर्षगांठ पे, वर्षगांठ यानी कि बर्थ एनिवर्सरी पे इस मूर्ति का अनावरण किया गया था। नाम याद रखिएगा क्या? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, यानी कि समानता की जो मूर्ति है किसको डेडिकेटेड है? रामानुजाचार्य को डेडिकेटेड है, जो कि एक वैष्णव संत हुआ करते थे। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। समानता और सामाजिक न्याय पर काफी ज्यादा ध्यान देते थे, ठीक है। चलिए एक दो और बातें मैं इंटरेस्टिंग से आपको बता दूं, ठीक है, तो आपको काफी ज्यादा सेशन इंटरेस्टिंग लगेगा। होता ना, कहानियां सेशन को काफी ज्यादा खूबसूरत बना देती हैं। ये जो आप नाम सुन रहे हो रामानुजाचार्य ये बचपन से ही काफी ज्यादा मतलब तीव्र बुद्धि के थे। जब ये शिक्षा लेने के लिए अपने गुरुदेव के पास गए तो इनके जो तर्कों का जवाब नहीं होता था गुरुदेव के पास, तो इनके शिक्षक थे, तर्कों का जवाब नहीं था, 3-4 शिक्षक लोग थे, तब उन्हें इस आश्रम से, फर्स्ट जो आश्रम था, इनको बाहर निकाल दिया गया कि भैया हम तुम्हारा जवाब नहीं दे सकते हैं, इनको बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद ये जाते हैं यमुनाचार्य जी के पास, इनके जो गुरु है ना यमुनाचार्य जी, उनके पास जाते हैं और वहां पे शिक्षा विक्षा लेते हैं काफी ज्यादा, ठीक है। उसके बाद एक और इनके गुरु होते हैं, वहां पे इनकी 18 बार परीक्षा ली जाती है। जैसे कि जब शिक्षा लेने जाते हैं इनको बोला कल आना, ठीक है, तो ये रामानुजाचार्य कल चले आते हैं दुखी होकर, लेकिन कल आते हैं, फिर कल आना, फिर कल आना, ऐसे 18 बार इनको लौटाया जाता है। यानी कि इनकी पेशेंस यानी कि इनमें कितना ज्यादा पेशेंस रख सकते हैं, यानी कि कितना ज्यादा अपने आप पे कंट्रोल रख सकते हैं। हमें कोई 2 बार लौटा दे हम गुस्से में आ जाएंगे, इन्हें 18 बार लौटाया गया था। और जब ये 19वीं बार गुरुदेव के पास आते हैं तो गुरुदेव इनके कान में कुछ ऐसा मंत्र बोलते हैं, ठीक है, मंत्र बोलते हैं और बोलते हैं ये जो मंत्र है बेटा, ठीक है, ये मंत्र सीधा आपको वैकुंठ लोक लेके जाएगा, यानी कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ये याद रखना। लेकिन ये मंत्र तुम किसी को बताना मत, किसी को मत बताना, क्योंकि इस मंत्र की वो लोग कद्र नहीं करेंगे, क्योंकि ये मंत्र उनको फ्री में मिला है। लेकिन हाँ, इससे ना मुक्ति मिल जाती है, इस मंत्र सीधा वैकुंठ लोक चले जाओगे। अब इन्हें ये लगा कि भाई साहब मैंने तो मेहनत कर ही लिया है, तो मैं क्यों ना पूरी दुनिया को बता दूं इस मंत्र के बारे में। भाई साहब मंदिर के छत पे चढ़ते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं, पूरा मंत्र पूरी हर किसी को बता देते हैं। तो गुरुदेव नाराज हो जाते हैं, गुरुदेव नाराज हो जाते हैं, फिर बोलते तुमने ऐसा क्यों किया, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, ठीक है, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। तो इन्होंने क्या बोला, देखिए मानवता की भलाई के लिए या समाज की भलाई के लिए आप मुझे जो भी दंड देना चाहें दे सकते हैं, मैं स्वीकार करता हूं गुरुदेव। ऐसा सुनते ही गुरुदेव बहुत प्रसन्न हो गए। यानी आप समझ सकते हैं मानवता की भलाई के लिए गुरुदेव की बात तक को टाल दिया, ठीक है। ये हमारे रामानुजाचार्य जी हैं, तो जाहिर सी बात है इनके बारे में भी हमारे समाज को पता होना चाहिए, हमारी आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए। इसीलिए ये मूर्ति इंस्टॉल की गई है, जिसकी हाइट 216 फीट है। याद रखेगा कितना? 216 फीट, यानी कि 66 मीटर। अच्छा एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं, ऑलमोस्ट जो होता है ना, ये जो हाइट पूछी जाती है ना आपको फीट में पूछी जाती है या इंच में पूछी जाती है, अगर एग्जैक्ट इंच आपको पता है तो।
उससे बड़ा जो यूनिट होता है उसमें नहीं पूछा जाता, यानी मीटर वगैरह में नहीं पूछा जाता, क्योंकि अगर 216 फीट को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो पॉइंट में कुछ आएगा, ठीक है। तो लेकिन इसलिए जो एग्जामिनर को पता है कि भाई इस पे तो हम दावा ठोका जा सकता है, एग्जैक्ट 66 मीटर है ही नहीं, आप कैसे लिख रहे हो, आप ही का ऑप्शन गलत है। तो यहां पे पॉइंट दिया हुआ है तब तो ठीक है, अदरवाइज मैक्सिमम सवाल फीट में पूछा जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, अगर मीटर याद नहीं भी आता है तो आपको फीट तो याद रखना ही रखना है इनकी हाइट के बारे में। क्लियर है पॉइंट यहां पे। और ये टॉलेस्ट, सबसे ऊंची सिटिंग स्टैच्यू है दुनिया में, ठीक है, याद रखेगा सिटिंग। मैं स्टैच्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिटिंग स्टैच्यू की बात कर रहा हूं, यानी कि बैठी हुई मुद्रा में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है, जो इसको सबसे अलग बनाती है। क्लियर है पॉइंट। तो यहां पे देखिए रामानुजाचार्य के बारे में और भी चीजें देखते हैं। किस मेटल से बना हुआ है, इस मूर्ति को किस मेटल से बनाया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसमें देखिए क्या है, यह प्रतिमा पंच लोहा से बना हुआ है, ठीक है, पंच लोहा से बना हुआ है। क्लियर पॉइंट यहां पे। पंच लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता, ये 5 चीजें याद रखेंगे, पंच लोहा से बना हुआ है, ठीक है। क्या? सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता, ठीक है। जस्ता आप देखिए एल्यूमिनियम टाइप का एक वो होता है, ठीक है, मेटल ही होता है, आप लोगों ने देखा होगा तो, ठीक है। अब इसका अनावरण कब किया गया था, ठीक है, 5 फरवरी 2022 को अनावरण किया गया था, और अगेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इसका अनावरण किया था अगेन। और कब किया था? 1000वीं बर्थ एनिवर्सरी, यानी कि 1000वीं जो उनका जन्म दिवस था, 1000वां, उस दिन इस मूर्ति का अनावरण किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्लियर पॉइंट यहां पे। रामानुजाचार्य की मैं बात बता चुका हूं, रामानुजाचार्य को डेडिकेटेड है ये पूरी मूर्ति। क्लियर पॉइंट यहां पे। अब देखिए जो इसका डिजाइन है, प्रतिमा में रामानुजाचार्य को बैठे हुए दिखाया गया है, जो एक शिक्षक और दार्शनिक के रूप में उनकी भूमिका का प्रतीक है। डिजाइन पारंपरिक भारतीय मूर्ति कला तकनीकों को दर्शाती है, यानी कि ये जो बैठे हुए जो उनको मुद्रा में दिखाया गया है, ये क्या बता रहा है कि एक शिक्षक है जो कि ज्ञान दे रहा है, ठीक है, एक दार्शनिक है जो अपने ज्ञान को साझा कर रहा है लोगों के साथ, शेयर कर रहा है लोगों के साथ। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, इनका निर्माण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इनका निर्माण में और भी क्या क्या चीजें आपके सामने इंफॉर्मेशन आपके लिए बनती है। यह प्रतिमा समानता की प्रतिमा है, ये मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर है पॉइंट यहां पे। और जो ये प्रतिमा ही समानता की प्रतिमा नहीं है, ये एक जिस परिसर में, जैसे पूरा ये परिसर है, ठीक है, इस परिसर में एक मूर्ति स्थापित की गई, तो पूरे के पूरे परिसर को भी हम समानता का परिसर कहते हैं। समानता के परिसर में समानता का स्टैचू बनाया गया है। क्लियर पॉइंट यहां पे। तो देखिए बड़े परिसर का हिस्सा है, ठीक है, जिसमें 108 छोटे छोटे मंदिर हैं। याद रखिएगा, समानता का परिसर में 108 छोटे छोटे मंदिर हैं, ठीक है, और उसी परिसर में इनका स्टैच्यू है। क्लियर पॉइंट। इसलिए हम समानता का स्टैच्यू बोलते हैं, ठीक है। पवित्र मंदिर बनाए गए 108। क्लियर पॉइंट यहां पे, ठीक है। एक वैदिक डिजिटल पुस्तकालय भी है। एक डिजिटल पुस्तकालय का मतलब क्या होता है, ठीक है, वहां पे डिजिटली सारी बुक्स वगैरह को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, जहां पे रामानुजाचार्य के योगदान का विवरण दिया जाता है, या विवरण देने वाली बहुत सारी किताबें हैं, या बहुत सारा ज्ञान का केंद्र है वहां पे, वहीं पे स्टैच्यू को बनाया गया है, ठीक है। इसका महत्व क्या है स्टैच्यू का, ठीक है। यह प्रतिमा रामानुजाचार्य की शिक्षा, विशेष रूप से समानता और समावेशियों की उनकी वकालत का जश्न मनाती है, जिसने जाति व्यवस्था को चुनौती दी और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया। देख सकते हैं कितनी सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। यहां पे शिक्षा की बात की गई है, समानता की बात की गई है, समावेशिता की बात की गई है, और ये जो उनकी शिक्षा है ना, ठीक है, इसको ऐसे ही नहीं मतलब बढ़ाया जाए, मतलब प्रॉपर जश्न के तरीके से, यानी कि इनको बांटा जाता है, समाज में लोग जाते हैं, इनके अनुयायी पहुंचते हैं समाज में, और अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से इनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। इन्हीं की वजह से समाज में हम कह सकते हैं आज की डेट में जितनी भी एकता बनी है, उसमें इनका काफी ज्यादा योगदान रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए टूरिस्ट अट्रैक्शन, सीधी सी बात है, मैं आपको बता चुका हूं, हर एक मूर्ति का थोड़ा बहुत तो यहाँ पे टूरिज्म देखने के लिए मिलेगा। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा टूरिज्म मिलेगा, जो थोड़ी कम है तो थोड़ी कम टूरिज्म मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, जो धर्म से जुड़ा हुआ है वहां पे कम नहीं मिलेगा, हमेशा ज्यादा ही टूरिज्म मिलेगा आपको, जो धर्म से जुड़ा हुआ है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो पर्यटक यहाँ पे आते रहते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है, ठीक है, एकता की मूर्ति। एकता की मूर्ति आदि शंकराचार्य को डिनोटेड है, एकता की मूर्ति आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। ओमकारेश्वर
जो एमपी में ओमकारेश्वर है ना, ओमकारेश्वर भगवान का मंदिर है, ठीक है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक है। तो जब आप अगर कभी जाएंगे ओमकारेश्वर मंदिर ना, तो मंदिर के जस्ट बगल में ही ये मूर्ति है, आपको वहां से मूर्ति दिखाई दे देगी, ठीक है। आदि शंकराचार्य को डिनोटेड है ये मूर्ति, ये आदि शंकराचार्य के नाम पे बनाई गई। याद रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ वननेस, क्लियर पॉइंट यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टैच्यू ऑफ वननेस यानी एकता की प्रतिमा। अब देखिए लोकेशन कहां पे, मैं आपको बता चुका हूं, ओमकारेश्वर की बात कर रहे हैं, ओमकारेश्वर यानी कि मध्य प्रदेश, क्लियर पॉइंट, ओमकारेश्वर बता दिया, ठीक है। अब देखिए जो इसकी हाइट है वो 108 फीट यानी कि तकरीबन 33 मीटर ऊंची बताई गई है। और किसको समर्पित है ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। यहां पे अद्वैतवाद को सपोर्ट करने वाले, ठीक है, आदि शंकराचार्य जी को समर्पित है, क्लियर पॉइंट यहां पे। अद्वैतवाद को किस मटेरियल से बनाया गया है भाई साहब, ये धातुओं का क्या किया गया, तो मिश्र धातु से बनाया गया है, ठीक है, जो मिश्र धातु से बनाया गया है, जो तत्वों को समान करने और स्थायित्व का प्रतीक है, क्लियर पॉइंट यहां पे। तो यहां पे देखिए मिश्र धातु का मतलब, यहां पे अगर स्पेशली कोई धातु नहीं पूछा जाएगा, आप मिश्र धातु लिख दीजिएगा अगर आता है तो, यानी कि यहाँ पे कॉन्क्रीट भी है, ठीक है, आयरन का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम जस्ता का भी इस्तेमाल किया जाएगा, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे धातुओं का इस्तेमाल किया जाएगा, सीमेंट का भी इस्तेमाल किया जाएगा, मिट्टी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए मिश्र धातु लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इनॉग्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो 2022 में इसका इनॉग्रेशन करवाया गया था, 2022 में, लेकिन यहां पे नरेंद्र मोदी साहब की बात नहीं होने वाली है, ठीक है, 2022 में सितंबर में। और यहां पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ये इसका इनॉग्रेशन करवाया गया था, ठीक है। और यहां पे एकात्म धाम नामक एक बड़ी पहल का हिस्सा है। एकात्म धाम एक पहल शुरुआत की गई थी एमपी सरकार के द्वारा, उसी क्रम में ये इस मूर्ति का अनावरण किया गया था, बता चुके हैं, ठीक है। डिजाइन की बात करें तो यहां पे क्या, आदि शंकराचार्य को ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है, स्टैंडिंग पोस्चर जरूर है लेकिन ध्यान मुद्रा में। इसका जो निर्माण है, ठीक है, वैदिक शोध संस्थान, एक संग्रहालय और आदि शंकराचार्य के जीवन शिक्षाओं के बारे में आगंतुकों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न सुविधाओं का निर्माण शामिल है। यानी कि आदि शंकराचार्य की जितनी भी टीचिंग्स थी, जितनी भी शिक्षाएं थी, उन सभी को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये जो मूर्ति का अनावरण करवाया गया है, क्लियर पॉइंट। यहां पे आप जाके देखेंगे काफी अच्छी मूर्ति है, काफी भव्य मूर्ति है, ठीक है। सिग्निफिकेंस की बात करें, यानी कि इसका जो महत्व है वो क्या है, ये इनका जो महत्व है, आदि शंकराचार्य की शिक्षाओं, विशेष रूप से उनके अद्वैतवाद के दर्शन का जश्न मनाती है, जो परम वास्तविकता यानी ब्रह्मा के साथ व्यक्तिगत आत्मा की एकता पर जोर देता है, क्लियर है। अद्वैतवाद को बढ़ावा देने के लिए यह मूर्ति बनाई गई थी और यही इसका महत्व है। पर्यटक की बात करते हैं, टूरिज्म अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है यहां पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। वो बात अलग है कि स्पेशली इस मूर्ति के लिए नहीं जाते हो, लेकिन जो लोग भी ओमकारेश्वर जाएंगे वो यहां पे जरूर जाते हैं। यानी एक होता है ना, ठीक है, कि एक बड़ा घड़े में पानी गिर रहा है तो एक छोटे घड़े में भी जाहिर सी बात है पानी थोड़ा बहुत चला ही जाता है, ठीक है, वही वाला चीज है यहाँ पे, क्योंकि बगल में ही मूर्ति है, बगल में ही मूर्ति है। और ओमकारेश्वर में तो हमेशा से भीड़ लगी रहती है, आप जाएंगे 6-6 घंटे लग जाते हैं दर्शन करने के लिए, इतनी भीड़ है। वो सारी की सारी भीड़ दर्शन के बाद कहां चली जाती है, यहां पे स्टैच्यू ऑफ वननेस देखने के लिए। तो टूरिज्म भी काफी ज्यादा यहां पे है, ठीक है। कल्चरल इंपैक्ट जाहिर सी बात है हमारे कल्चर को बढ़ावा दे ही रहा है, क्योंकि भाई हम अद्वैतवाद की बात कर रहे हैं, अद्वैतवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला आता है, ठीक है, द एम्प्टी कैनोपी। एम्प्टी कैनोपी, देखिए मैं सही में ना, मतलब सारे स्टैच्यू तो पढ़ा रहा हूं, अच्छी बात है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा उत्सुक था, बहुत ज्यादा उत्सुक था कि बताऊं मैं आपको। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था मेरे लिए, मुझे बहुत मजा आया था जब स्टार्टिंग में, यानी कि आज से 2 साल पहले मैंने इसके बारे में पढ़ा था, जब ये बनाया गया था, तब से मतलब बहुत ज्यादा फेवरेट सा टॉपिक रहा है मेरा, ठीक है। और क्यों रहा है देखते हैं। देखिए यहां पे क्या है ना, द एम्प्टी कैनोपी, खाली छतरी, इसके बारे में थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, क्लियर पॉइंट। खाली छतरी के बारे में पहले देख लेते हैं। खाली छतरी का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक छतरी है जो कि खाली है भाई साहब। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है खाली छतरी, दिखाई दे रहा है खाली छतरी, और ये बगल में क्या दिखाई दे रहा है, इंडिया गेट। क्या दिखाई दे रहा है, इंडिया गेट, क्लियर पॉइंट, यहां पे इंडिया गेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या था, जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, अंग्रेजों के अधीन थे, तो यहां पे एक वास्तुकार था जिसका नाम था एडविन लुटियंस। मैं लिख देता हूं, ठीक है, एडविन लुटियंस नाम था, एडविन लुटियंस, ठीक है, लुटियंस, जिसने क्या बनाया था, ये जो इंडिया गेट है ना, उसी ने डिजाइन किया था और उसी ने इस कैनोपी को भी बनाया था। जाहिर सी बात है इंडिया गेट के पास में ये कैनोपी है, ठीक है, छतरी है, तो जाहिर सी बात है उसी ने इसका निर्माण करवाया होगा। तो एडविन लुटियंस नाम याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया गेट 2022 के बाद काफी ज्यादा फेमस हो गया है, पहले भी फेमस था लेकिन 2022 के बाद बहुत ज्यादा फेमस हो गया है।
ठीक है। तो जो एडविन लुटियंस ने ये इंडिया गेट बनाया था, ठीक है, इसी इंडिया गेट के पास एक खाली छतरी है, उस छतरी का निर्माण भी एडविन लुटियंस ने ही बनाया था। क्लियर है। तो जब ये बनाया गया था छतरी, तो इसमें ना उस वक्त जो राजा हुआ करते थे ब्रिटेन के, किंग जॉर्ज V, ठीक है, किंग जॉर्ज V जो राजा हुआ करते थे, ठीक है, उनकी मूर्ति लगाई गई थी। ठीक है, याद रख लिया, किंग जॉर्ज V, किंग जॉर्ज V जो पंचम जो थे, किंग जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के राजा, उनकी मूर्ति लगाई गई थी। हम आजाद हो जाते हैं, और कब आजाद हो जाते हैं, यहां पे 15 अगस्त 1947 को। अब आजादी के बाद भी ये मूर्ति उसी में थी, ये मूर्ति उसी में थी, किंग जॉर्ज V जो पंचम थे उनकी मूर्ति थी। लेकिन भाई 1968 में ये होता है कि ऐसा यार इनकी मूर्ति क्यों लगा रहे हैं हम, क्यों इनकी मूर्ति लगाए हैं हम। तो यहां पे डिसीजन हुआ सारे जो उस टाइम जो सरकार थी कि भैया इनकी मूर्ति को हटाओ, ये आज भी गुलामी को दिखाता है ना यार हमें। ठीक है, ब्रिटेन का गुलाम तो उन्हीं की मूर्ति लगा रखी है, हम क्यों लगाए उनकी मूर्ति भाई साहब। ठीक है, तो यहां पे क्या है, 1968 में उस मूर्ति को हटा दिया गया था, और तब से लेके 2022 तक इसको कैनोपी यानी कि एम्प्टी कैनोपी, खाली छतरी के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, एम्प्टी कैनोपी, खाली छतरी के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। क्लियर है पॉइंट। फिर दोबारा से बीजेपी की सरकार आती है, ठीक है, और यहां पे एक ज्योति भी जलती रहती थी, आप लोग गए होंगे ना इंडिया गेट पे देखना, तो अमर ज्योति जलती रहती है, अमर जवान ज्योति। उस ज्योति को शिफ्ट कर दिया गया कहां पे, ठीक है, नेशनल वॉर मेमोरियल, जो नेशनल वॉर मेमोरियल जो बिल्डिंग बनाई गई थी उसमें शिफ्ट कर दिया गया था। और यहां पे राजपथ है ना, जो उसका नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो नाम है ना ये पूरा राजपथ का, कर्तव्य पथ नाम कर दिया गया था, कर्तव्य पथ नाम कर दिया गया था। और उसी सिलसिले में यहां पे इस कैनोपी में एक मूर्ति लगाई गई, किसकी मूर्ति थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति थी, जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। चलिए स्थापना तो नहीं कह सकते क्योंकि रास बिहारी बोस ने स्थापना की थी, लेकिन हां इन्होंने रास बिहारी बोस से आगे जाकर चार्ज जरूर लिया था, यानी कि जो आजाद हिंद फौज थी इन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ी थी। क्लियर है पॉइंट यहां पे। चलिए, तो यहां पे क्या था, इसमें एम्प्टी कैनोपी में किसकी मूर्ति लगाई गई है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है पॉइंट। अब देख लेते हैं यहां पे क्या चाहिए। छतरी में मूल रूप से किंग जॉर्ज पंचम की एक प्रतिमा थी, जिसे भारत की स्वतंत्र और उसके बाद औपनिवेशिक प्रतीकों को हटाने के अभियान के बाद 1968 में हटा दिया गया था, जो कि सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर पॉइंट यहां पे। डेडिकेशन यानी किसको समर्पित है, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज के इंपॉर्टेंट लीडर जो हुआ करते थे, क्या नाम था उनका, सुभाष चंद्र बोस, उनको समर्पित है। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। क्लियर पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस को समर्पित है। ठीक है पॉइंट। आगे देखते हैं। इनॉग्रेशन 2022 को इनॉग्रेशन किया गया था, यानी इनका उद्घाटन किया गया था, और फिर से किसने किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, अब देखिए प्रतिमा ग्रेनाइट से बनी है, ब्लैक ग्रेनाइट से बनी है, काले ग्रेनाइट से बनी हुई। इसकी ऊंचाई 28 फीट है, यानी तकरीबन 8.5 मीटर है। देखिए यहां पे मैं फिर से बता रहा हूं, इस मूर्ति से कई ऊंची मूर्तियां आपको जरूर मिलेंगी, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है, किसकी मूर्ति है ये भी तो देखो भाई साहब। किसकी मूर्ति, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है। कैसे नहीं इंपॉर्टेंट होगा भाई, वो एक बित्ते की भी होती तो इंपॉर्टेंट ही होती। ठीक है, इसलिए आपको इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। और कहां पे लगाया गया है, ठीक है, एम्प्टी कैनोपी में लगाया गया, इंडिया गेट के पास लगाया गया। महत्वपूर्ण तो अपने आप ही हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए डिजाइन जो है, ठीक है, स्टैचू का आपको पता है, यहां पे ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में ही बताया गया है। और क्या किया गया, सुभाष चंद्र बोस को यहां पे आईएनए की वर्दी में दिखाया गया, यानी कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में दिखाया गया है। ठीक है, उनका जो नेतृत्व था, देशभक्ति, जोश वगैरह सब कुछ उनकी यूनिफॉर्म में अपने आप ही दिख जाती है। इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट उनका नाम है। ठीक है, इसका महत्व क्या है, महत्व आपको अच्छी तरह से पता है। इंडिया गेट के पास है तो टूरिज्म तो आता ही आता है। अब टूरिज्म आता है तो हर किसी को इनके बारे में पता चलता है। ठीक है, इस प्रमुख स्थान पर बोस की प्रतिमा की स्थापना भारत के स्वतंत्र संग्राम में उनके योगदान और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करने के प्रयास में एक श्रद्धांजलि है। यानी कि उनको इतनी बड़ी श्रद्धांजलि देना जरूरी था, क्योंकि इतने बड़े लीडर थे, इतने बड़े महान नेता थे, पूरे भारत को आजाद करवाने में इनका इतना बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कल्चरल इंपैक्ट। सीधी सी बात है, सांस्कृतिक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा भाई साहब, सांस्कृतिक प्रभाव तो होगा ही। ठीक है, यह प्रतिमा बोस की विरासत की पहचान और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए चल रहे प्रयास का प्रतीक है। यानी कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन सभी को
सम्मानित किया जा रहा है आज की डेट में। आपने एक ट्रेंड देखा होगा, ठीक है, आज की डेट में शहरों में ना जो इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स है उनकी दीवारों पे स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीर बनाई जा रही है। यानी कि हमारी जो वर्तमान सरकार है ये पूरी कोशिश कर रही है कि आने वाली जनरेशन को हम कैसे बताएं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किस तरीके से अपने प्राणों की आहुति दे दी थी हमारी आजादी के लिए। ये बहुत बढ़िया कदम है हमारी सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा, आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई होंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर पॉइंट। चलिए एक और बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो हमारा स्टैटिक जीके का ये पूरी सीरीज चल रही है ये एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। ठीक है, द नेक्स्ट लेवल रिसर्च सेंटर का एप्लीकेशन आप जाके देखिए, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। वहां पे एक मिनिमम सा चार्ज है 33 रुपए, 33 रुपीज में ये पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।